हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम और ये लेक्चर नंबर 6 है। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 नहीं देखा है जाके पहले वो वाले लेक्चर्स देखें, फिर बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब क्या क्या चेंजेस हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ड्रॉबैक्स रदरफर्ड के देखे थे। तो अब हमारा ये नया टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले, इंटरेक्शन विथ मैटर हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से ये पता चला है कि मैटर के साथ साथ इंटरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। नील बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सारे रिजल्ट को यूटिलाइज करके रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को और अच्छे से इम्प्रूव किया। लिख देता हूँ मैं। रदरफर्ड मॉडल के अंदर बोहर ने कुछ चेंजेस जिसको डेवलपमेंट का नाम दे दिया गया। किसने चेंज किया? बोहर ने चेंज किया। ये भी साइंटिस्ट थे और ये भी साइंटिस्ट थे। तो बोहर ने दो डेवलपमेंट लाए, मतलब टू टाइप्स ऑफ चेंजेस जिसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इस मॉडल में। तो पहला चेंज क्या था? डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने पहले क्या बताया? डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या कि जो रेडिएशन होता है वो कौन कौन सी, मतलब दो टाइप का नेचर पोजेस करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अभी हम आगे और इलेबरेटिव तरीके से पढ़ेंगे। अब जो था सेकेंड चेंज, वो क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि ना ही थॉमसन ने बताया था ना ही रदरफर्ड ने बताया था। बता कौन रहे हैं? बोहर ने बताया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बहुत कुछ बताया, जो कि हम लेक्चर नंबर 7 में क्या हम पढ़ेंगे। हमारा क्या टॉपिक आ गया? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जेम्स मैक्सवेल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, मैं लिख देता हूँ नाम। जेम्स मैक्सवेल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बॉडी के चार्ज होने एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बिहेवियर के इंटरेक्शन के बारे में बताया था। जबकि कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, मतलब जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो वो एसिलरेशन शो करता है। क्या? एसिलरेशन शो करता है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट मतलब क्या होता है? संचारित करना, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस या फिर वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलना, पास होना, उसको हम ट्रांसमिट कहते हैं। और ये फील्ड्स वेव की तरह ट्रांसमिट होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इन्होंने ही हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, और इसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं। अब लाइट जो है वो रेडिएशन का फॉर्म है। लाइट किसका फॉर्म है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन अर्ली सेंचुरीज लाइट का नेचर बता दिया था कि लाइट जहाँ से जाती है वहीं वापस आ जाती है। ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ कॉर्पस्कल्स। लाइट किससे बनी होती हैं? कॉर्पस्कल्स यानी पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं। लेकिन 19th सेंचुरी में बस इतना माना गया था कि देयर वॉज द नेचर ऑफ लाइट विच वी कॉल्ड एज वेव नेचर, जो कि 19th सेंचुरी में हमको पता चला था कि लाइट का वेव नेचर होता है। फिर जो मैक्सवेल साइंटिस्ट हैं, मैक्सवेल ने फिर से सबसे पहले लाइट की वेव नेचर के बारे में बताया। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक
और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी बताया था। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोशन इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है नेचर में। सो नाउ वी विल कंसिडर हियर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल @RRR फाउंडेशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम से और अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। ये हमारा वाई प्लेन, ये जेड प्लेन और ये एक्स प्लेन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि जब चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं या होते हैं, ऑसिलेट मतलब होता है कि एक रेगुलर रिदम में हम कोई बॉडी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्विंग कराते हैं, मतलब बैक एंड फोर्थ पोजीशन में। जैसे पेंडुलम की घड़ी आपने देखी होगी, तो वो ऐसे ऐसे बैक एंड मतलब फोर्थ की पोजीशन में मूव करते रहती है एक रेगुलर रिदम में, कि ये यहाँ जाएगी तो यहीं तक ही जाएगी, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऑसिलेट करना मतलब यही होता है। तो अब हम समझते हैं जब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो उस ऑसिलेशन की वजह से क्या होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होने लगती हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी निकलने लगती है दोनों, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट भी करते हैं। प्रोपोगेट मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है फैलाव करना या फिर इंक्रीज इन नंबर करना। जैसे इस डायरेक्शन में अगर हमारा क्या नॉर्मली लाइट पास हो रही तो ये इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, मतलब इसी डायरेक्शन में फैलती है लाइट। लाइट कभी भी जाती है तो जैसे ये बल्ब हो गया, बल्ब से बस सीधा ही नहीं जाती, वो हर जगह प्रोपोगेट होती है थोड़ी थोड़ी। अब हम देखते हैं जैसे यहाँ पर ये जो वेव्स रहती हैं या ये जो फील्ड रहती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ये यहाँ से निकली, अब ये वाली जो वेव है ये ऐसे गई, ये यहाँ से ये भी इसी डायरेक्शन में आके यहीं पर मिक्स हो गई इसके साथ। तो ये वाली अगर हम ये वाली को बोलेंगे तो इस जो ग्रीन वाले से मैं कलर से मैं बना रहा हूँ वो हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड। और जो रेड वाला हो गया वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारी क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसी डायरेक्शन में ये जो दोनों फील्ड हैं वो प्रोपगेट करेगी, फैलेगी। इतना समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे। Unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum। इस वाले पॉइंट को मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि unlike sound waves or water waves, electromagnetic waves do not required या require medium and can move in a vacuum। जैसे कि साउंड वेव्स और वाटर वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो ईजिली वैक्यूम में मूव कर सकती हैं। अब हम थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट जो रहता है आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा
तो फिर मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो है वो अच्छे से समझ में आने लग गया है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कई तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो एक दूसरे से अलग होती हैं। किसके रिस्पेक्ट में होती हैं अलग? वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अलग होती हैं। तो जो ये बना रहे हैं उसको हम कहते हैं, ओहो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के अलग अलग रीजन्स आइडेंटिफाइड रहते हैं डिफरेंट नेम से। हम इसको लिख सकते हैं different regions of the spectrum are identified by different names। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल जो है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, इसका 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज के अराउंड होता है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसके यूजेस लिख दूंगा। यूज़ किस लिए होता है? ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग। अब सेकंड हो गया हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का रीजन जो रहता है किसके अराउंड, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी इसकी रहती है? 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज। और ये किस लिए यूज़ होता है? रेडार सिस्टम के लिए यूज़ होता है। इंफ्रारेड रेज क्या रहती हैं? इंफ्रारेड जो रहती हैं वो 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज रहती हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। और ये किस लिए यूज़ होते हैं? मतलब वो हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं, हीटिंग, फॉर हीटिंग। और अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होता है, इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन जो रहता है इसको हम यूवी भी बोलते हैं, यूवी। ये कितने अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज तक रहता है। और ये किसका? सन के रेडिएशन का एक कंपोनेंट है, अल्ट्रावायलेट जो है रेडिएशन जो निकलती, कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशन। अब फिफ्थ में मैं बोल सकता हूँ विजिबल, जो हमारी आइज को विजिबल होता है, विजिबल रीजन या फिर लाइट कह सकते हैं, जो बस अपनी आंखें देख सकती हैं या डिटेक्ट कर सकती हैं, उसको हम वो अराउंड कितना, बहुत ही स्मॉल पोर्शन रहता है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है इतना, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज रहता है, एनसीईआरटी में लिखा गया है ये। और फिर अब जो नॉन विजिबल रीजन रहता है तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे हम नॉन विजिबल को भी देख सकते हैं, लाइट को। इंस्ट्रूमेंट are required to detect non-visible radiation। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब अलग अलग टाइप की यूनिट्स हैं वो रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। और कल का वीडियो आप बिल्कुल नहीं देखना भूलिएगा। लेक्चर नंबर जो 7 रहेगा वो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर रहेगा। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी आपको बताई जाएगी कल के वीडियो में। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। एंड देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।